चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता की और इसको बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर से प्रश्न ना आए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण और वर्तमान में इतना संवेदनशील मुद्दा है पर्यावरण संरक्षण कि ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे, हर एक वो संबंधित चीज़ को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण से संबंधित प्रोजेक्ट परियोजनाएं देखेंगे और पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन है, जो व्यक्तित्व हैं, जो संस्थान हैं, जो पर्यावरण से संबंधित अधिनियम हैं, पुरस्कार हैं, दिवस हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो से मैं आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहती है हमारी आपसे कि हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, वीडियो को एक ही बार लाइक करना है, और अगर अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और साथ ही अगर चैनल से नए हैं, अभी आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला जो प्रोजेक्ट है, पहली जो परियोजना है पर्यावरण से संबंधित, वह बाघ परियोजना है। कौन सी परियोजना है? बाघ परियोजना। और ये कब शुरू हुई? 1972-73 में इसका प्रारंभ हुआ। बाघ परियोजना की शुरुआत जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से की गई। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? एक तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? पहला 1972-73 कहाँ से हुई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई इसकी शुरुआत। इसकी इस परियोजना की शुरू करने का जो श्रेय है वो कैलाश सांखला को जाता है। किसको जाता है? कैलाश सांखला को। और जो कैलाश सांखला है, इन्हों प्रोजेक्ट टाइगर का जनक कहा जाता है। 1973 में टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो टाइगर को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? 1973 में किया गया। नागार्जुन टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, जो वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है 31 दिसंबर 2021 के अनुसार। और भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नामदफा टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? नामदफा है, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो कोई विशेष महत्वपूर्ण बात है उस टाइगर रिजर्व के बारे में, वो तो याद रखनी ही है, साथ में यह भी याद रखना है कि वह कहाँ स्थित है, उसकी अवस्थिति क्या है। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु को वर्ष 2021 में भारत का 51वां राष्ट्रीय रिजर्व बनाया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया। वहीं रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान को 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। एक बार दोबारा से देखेंगे महत्वपूर्ण चीज़ों को जो जो है। तो देखो, जो टाइगर प्रोजेक्ट है ना, उसकी शुरुआत 1972-73 में हुई है। कब हुई है इसकी शुरुआत? 1972-73 में। बाघ परियोजना कहाँ से शुरू हुई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कैलाश सांखला के दौरान शुरू की गई। और प्रोजेक्ट टाइगर के जनक ये माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के जनक? कैलाश सांखला को जाना जाता है। नागार्जुन टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? नागार्जुन टाइगर रिजर्व। 53वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य का गुरु घासीदास टाइगर राष्ट्रीय उद्यान को 2021 में मंजूरी दे दी गई है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना की। तो इसकी जो शुरुआत है प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना की, इसकी शुरुआत 91-92 में हुई और इसमें 32 एलिफेंट टाइगर रिजर्व शामिल हैं। हाथी परियोजना भारत के 16 राज्यों में संचालित है। भारत का प्रथम प्रोजेक्ट एलिफेंट सहभूमि एलिफेंट रिजर्व झारखंड को बनाया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए सहभूमि एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। भारत के अन्य प्रमुख एलिफेंट रिजर्व पेरियार केरल में है। तो पेरियार रिजर्व कहाँ पे है? केरल में। अन्नामलाई तमिलनाडु, शिवालिक उत्तर प्रदेश, बादलखोल छत्तीसगढ़, खासी हिल्स मेघालय, मयूरभंज उड़ीसा और सोनितपुरा असम, साथ ही इटांकी नागालैंड में है। वर्ष 2010 में भारत का विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया है। तो भारत का विरासत पशु किसे घोषित किया गया है? हाथी को घोषित किया गया है। हाथी दांत की तस्करी को रोकने के लिए हाथी मेरे साथी परियोजना, हाथी मेरे साथी योजना जो है वो 2011 में प्रारंभ की गई और 2018 में मथुरा के चुरमुरा गांव में भारत का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है। तो भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है? वो खोला गया है मथुरा के चुरमुरा गाँव में। हाथी परियोजना मुझे याद रखना है, तो इसकी शुरुआत 91-92 में हुई है ना। और ये भारत का प्रथम प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन बनाया गया था? सहभूमि एलिफेंट रिजर्व झारखंड। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नाम हमने देखे और उसके बाद हमने देखा कि 2010 में भारत का जो विरासत पशु है वो हाथी को घोषित कर दिया गया है। हाथी की तस्करी को रोकने के लिए 2011 से हाथी मेरे साथी योजना चलाई जा रही है और जो चुरमुरा गांव है मथुरा का, वहां भारत का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है। हरियाणा के यमुनानगर में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। वहीं राजस्थान के आमेर में भारत का पहला एलिफेंट विलेज का निर्माण किया जा रहा है। अब हम गैंडा परियोजना की बात करेंगे।
ये जो परियोजना है 1987 में इसका प्रारंभ हुआ और भारत के प्रमुख गैंडा संरक्षण केंद्र देखें तो काजीरंगा असम, मानस असम, जल्दापारा पश्चिम बंगाल एक गैंडा संरक्षण केंद्र है भारत के। कौन कौन से? काजीरंगा असम, मानस असम और जल्दापारा पश्चिम बंगाल। हंगुल परियोजना की बात करें तो हंगुल परियोजना जो है इसका प्रारंभ है 1970 में हुआ। तो हंगुल परियोजना जो है 1970 में प्रारंभ की गई। हंगुल यूरोपियन प्रजाति का हिरण है। किस प्रजाति का है? यूरोपियन प्रजाति का है और जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है। तो जो हंगुल है ये जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है। हंगुल का राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल का संरक्षण जो है वो दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है हंगुल का संरक्षण? दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। इसे कश्मीर स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। तो हंगुल को कश्मीर स्टैग के नाम से जाना जाता है। जो विशेष रूप से याद रखना है 1970 में हंगुल परियोजना प्रारंभ हुई। यूरोपियन प्रजाति का हिरण है हंगुल और जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है हंगुल और दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है। इसे कश्मीर स्टैग के नाम से जाना जाता है। अब हम कस्तूरी परियोजना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कस्तूरी परियोजना की बात करेंगे। तो इस परियोजना का जो प्रारंभ है 1970 में हुआ। कब हुआ इस परियोजना का प्रारंभ? 1970 में इस परियोजना का प्रारंभ हुआ कस्तूरी परियोजना का। तो जो कस्तूरी परियोजना है इसका प्रारंभ 1970 में हुआ और उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत हुई। कस्तूरी केवल नर्मरग में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है कस्तूरी? केवल नर्मरग में पाई जाती है। शिकारी देव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश व बद्रीनाथ उत्तराखंड में भी इनका संरक्षण किया जाता है। थामिन परियोजना की बात करें तो इस योजना का प्रारंभ 1977 में हुआ, जबकि कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1970 में। और जो हंगुल परियोजना थी उसका भी प्रारंभ 1970 में ही किया गया था। थामिन परियोजना की शुरुआत 1977 में हुई। थामिन हिरण की प्रजाति है जिसे डांसिंग डियर कहा जाता है। इसका संरक्षण केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में है उस वहाँ पर किया जाता है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। कछुआ परियोजना की बात करें तो उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य से 1975 में कछुआ परियोजना की शुरुआत हुई। उड़ीसा का गहिरमाथा द्वीप व नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान में भी कछुओं का संरक्षण किया जाता है। उड़ीसा में दक्षिण अमेरिकी कछुओं की प्रजाति ओलिव रिडले का संरक्षण किया जाता है। घड़ियाल मगरमच्छ परियोजना की बात करें तो इसका प्रारंभ जो है वो 1975 में हुआ भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा से। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा चंबल घड़ियाल प्रोजेक्ट है वो मुरैना में स्थित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में सोन घड़ियाल प्रोजेक्ट सीधी व शहडोल तथा कैन घड़ियाल प्रोजेक्ट छतरपुर पन्ना में स्थित है। भारत में अन्य घड़ियाल केंद्र में गुड़ी घड़ियाल केंद्र तमिलनाडु और नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। एशियाई शेर गिर शेर परियोजना की बात करें तो ये जो गिर शेर परियोजना है इसका प्रारंभ जो है 1973 में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से हुआ था। टाइगर के राष्ट्रीय पशु बनने से पहले एशियाई शेर भारत का पहले राष्ट्रीय पशु था। गिर की पहाड़ियों को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है और एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में भेजने की योजना का निर्माणाधीन है। लाल पांडा परियोजना की बात करें तो इस योजना का प्रारंभ जो है 1996 में पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग से किया गया। तो लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1996 में हुई। कहाँ से हुई? दार्जिलिंग से हुई। लाल पांडा भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पाया जाता है। लाल पांडा को कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण से संबंधित आंदोलन को देखेंगे अब हम। तो अभी तक हमने प्रोजेक्ट देख ही लिए हैं, एक बार आप इनका दोबारा से रिवीजन कर लेना, या तो वीडियो को दोबारा से देख लेना या फिर इसकी पीडीएफ से आप दोबारा से इसको देख सकते हो। पर्यावरण से संबंधित आंदोलन की बात करें तो बिश्नोई आंदोलन जो है वर्ष 1773 में बिश्नोई आंदोलन हुआ था। कहाँ पर? खिचड़ी गांव, जोधपुर, राजस्थान में। तो राजस्थान के खिचड़ी गांव में बिश्नोई आंदोलन संबंधित है। कब? 1930। इसका जो नेतृत्व है वो अमृता देवी ने किया था। किसका? बिश्नोई आंदोलन का। कारण क्या था? सन 1730 में जोधपुर के महाराजा अजय सिंह ने एक महल बनाने की योजना बनाई जिसमें लकड़ी की प्राप्ति के लिए उन्होंने बिश्नोई समाज के खिचड़ी गांव का चयन किया। अमृता देवी ने राजा के इस फैसले का विरोध किया। वह पेड़ से लिपट गई और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आगे चलकर इस आंदोलन ने भारत के लोगों को चिपको आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो अमृता देवी का नाम आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन की बात करें तो वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन हुआ। चमेली गांव में हुआ। उत्तराखंड के चमेली गांव में चिपको आंदोलन किया गया। तो कहाँ से संबंधित है चिपको आंदोलन? उत्तराखंड के चमेली गांव से संबंधित है। और इसके जो नेतृत्व करता है वो है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। कारण क्या है? यह आंदोलन चमोली जिले तत्कालीन उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड में किसानों ने राज्य के ठेकेदारों के विरुद्ध वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। तो चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973 में हुआ। कहाँ पर हुआ? चमोली जिला उत्तराखंड में हुआ था। एपिको आंदोलन की बात करें तो
ये जो है ये पिक्को आंदोलन 1983 में हुआ, कन्नड़ क्षेत्र कर्नाटक में हुआ और पांडुरंग हेगड़े एक ये पिक्को आंदोलन के नेतृत्व करता था। यह आंदोलन चिपको आंदोलन की तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया था। कब? 1983 में। और पांडुरंग हेगड़े का नाम आपको याद रखना है। साइलेंट घाटी आंदोलन की बात करें तो 1980 में हुआ। कब? 1980। और ये शांत घाटी क्षेत्र केरल में स्थान क्या है? शांत घाटी क्षेत्र केरल की साइलेंट घाटी आंदोलन है ये। केरल की शांत घाटी सघन जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह आंदोलन कुंती पूंझा नदी पर बांध के प्रस्ताव के विरोध में किया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन जो है वो 1980 में किया गया और ये बिहार और उड़ीसा में किया गया था। सरकार के द्वारा बिहार के जंगलों को सागौन के वृक्षों के जंगल में बदलने की योजना के विरुद्ध किया गया था जंगल बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो वर्ष 1985 में हरसूद जिला खंडवा मध्य प्रदेश स्थान है इसका और मेघा पाटकर और बाबा आमटे का नाम महत्वपूर्ण है। हाइड्रो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के विरोध में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस देखें तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो 25 जनवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, बहुत ही महत्वपूर्ण। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी आपको याद रखना है। विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वो 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, वहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जल संसाधन दिवस? 10 अप्रैल को। वहीं विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस? 14 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल की डेट है। पृथ्वी दिवस की कौन सी? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो 8 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व जैव विविधता दिवस। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को आपको याद रखना है। विश्व महासागर दिवस 8 जून और विश्व जनसंख्या दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट 11 जुलाई है। विश्व जनसंख्या दिवस कौन सी डेट है? 11 जुलाई। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो है वो 28 जुलाई है और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को और विश्व हाथी दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है 16 सितंबर के दिन मनाया जाने वाला विश्व ओजोन दिवस। कौन सा? विश्व ओजोन दिवस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिहाज से। विश्व वन्यजीव सप्ताह जो है 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात करें तो दिवस की बात करें तो विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर और संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब? 24 अक्टूबर की डेट है इसकी। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर से संबंधित कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विश्व मृदा दिवस की बात करें तो 5 दिसंबर को ये विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 तारीख को पढ़ने वाले जो प्रमुख दिवस है ना उनको देखें एक बार, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ PDF में। 22 मार्च विश्व जल दिवस आता है पहले, फिर 22 अप्रैल को आता है पृथ्वी दिवस और पहले जल आया फिर पृथ्वी आई है ना, और उसके बाद जब 22 मई आता है ना तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 जून को विश्व ऊंट दिवस और 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को विश्व गणित दिवस भी मनाया जाता है। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व को देखेंगे तो बंगारी मथाई जो हैं ये केन्या के निवासी हैं और जिन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया था। तो बंगारी मथाई का संबंध किससे है? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट से है और वर्ष 2004 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सलीम अली की बात करें, सलीम अली जो है इनका जन्म राजस्थान के महाराष्ट्र में हुआ है। इसने बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। इनके नाम पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान व गोवा में वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया, इन्हें तरुण भारत संघ के माध्यम से राजस्थान में जल संरक्षण हेतु कार्य किया है इन्होंने। MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं और MS स्वामीनाथन अनुसंधान केंद्र जो है वो चेन्नई में स्थित है। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन और विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं।
लतिका नाथ की बात करें तो टाइगर प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है इन्हें, लतिका नाथ को। यह उपलब्धि इन्होंने वर्ष 2018 में हासिल की। ये भारत की प्रथम महिला वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। कैलाश सांकला को टाइगर मैन व फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है कैलाश सांकला को। सुंदर बहुगुणा का नाम जो है चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है। तो 1973 में चिपको आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था और 2021 में इनका निधन हो गया है। पांडुरंग हेगड़े की बात करें तो ये एपिक को आंदोलन का नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े ने। रविंद्र कुमार सुहाग जो हैं इनको डॉल्फिन डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अनूप मिश्र की बात करें तो ये भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र हैं और इनका संबंध विशेष रूप से मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है अनूप मिश्र का। उज्जैन में जन्मे अनिल माधव दवे का संबंध पर्यावरण से है और ये भूतपूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं, पर्यावरण मंत्री रहे हैं। इनकी मृत्यु 2017 में हो गई है। अमृतलाल बेगड़ नर्मदा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं अमृतलाल बेगड़, और ये जबलपुर में जन्मे हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है नर्मदा तीरे तीरे। इनकी मृत्यु जो है 2018 में हो गई है। मेघा पाटकर का जन्म महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ है और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ये इन्होंने वर्ष 2017 में भी नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु मांडू में व्यापक आंदोलन का नेतृत्व किया था। चिवांग नाफेल की बात करें तो लद्दाख के निवासी चिवांग नाफेल ने 15 कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किया है। इन्हें आइस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको? चिवांग नाफेल को। भगवत पूरण सिंह की बात करें तो पिंगलवाड़ा संगठन की स्थापना की इन्होंने। भगवत पूरण सिंह का प्रमुख कार्य किसी अनजान व्यक्ति या जानवर के मृत शरीर को स्वयं से कब्र खोदकर दफनाना है। जाधव पायेंग की बात करें तो जोरहट असम में जन्मे पर्यावरणविद जाधव पायेंग ने माजुली द्वीप के निकटवर्ती क्षेत्रों में वनों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस कारण इन्हें भारत का वन पुरुष अर्थात फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जाधव पायेंग को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार की बात करें तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार में पहला जो पुरस्कार है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। यह पुरस्कार 1987 से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है। किनको दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रमुख कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। व्हिटले पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार जो है प्रकृति संरक्षण के लिए ब्रिटेन की संस्था व्हिटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार वनीकरण और बंजर भूमि विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा संगठनों को दिया जाता है। और अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव पुरस्कार जो है सुरक्षा पुरस्कार, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए व्यक्तियों या संगठनों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार जो है यह वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति और संगठनों को दिया जाता है। मेदिनी पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय लेखकों को पर्यावरण संबंधी लेख के लिए दिया जाता है। तो मेदिनी पुरस्कार का संबंध लेखकों से है और किन लेखकों को दिया जाता है? जो पर्यावरण से संबंधित लेख लिखते हैं। डॉक्टर सलीम अली वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार की बात करें तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पक्षी, वन्यजीव एवं स्तनधारी जीवों के संरक्षण व अनुसंधान के लिए दिया जाता है। यह फेलोशिप 1995 से प्रदान की जा रही है। श्री कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार की बात करें तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भी यही भी दिया जाता है श्री कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार। यह 1996 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1996 से। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, यह पुरस्कार उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। किनको? औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो नई व स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं। ससाकावा पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है? पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है, ग्लोबल 500 पुरस्कार, ये यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है पर्यावरण रक्षा एवं सुधार के क्षेत्र में विशेष योगदान। गोल्ड मैन पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार 1989 से गोल्ड मैन फाउंडेशन यूएसए के द्वारा पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम और कानून की बात करें तो भारतीय वन अधिनियम जो है वो 1927 का है। कब का है भारतीय वन अधिनियम? 1927 का है। और भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो है वो 1972 का है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1974 का है। और जल उपकर अधिनियम प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1977 का है। पहला जो है वो जल अधिनियम है 1974 और दूसरा है वो जल उपकर अधिनियम है 1977। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1980 का है। कब का है वन संरक्षण अधिनियम? 1980। वहीं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का है।
पर्यावरण छाता विधान अधिनियम जो है वो 1986 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं इसे, पर्यावरण छाता विधान अधिनियम भी कहते हैं, साथ ही छाता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1986। जैव विविधता अधिनियम कब का है? 2002 का है। 2002 का है जैव विविधता अधिनियम। पर्यावरण से संबंधित अब हम प्रमुख संस्थानों को देखेंगे। तो बॉटेनिकल सर्वेक्षण संस्थान जो है, बॉटेनिकल सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1980 में हुई और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। इसका उद्देश्य भारत के समृद्ध पौधों के संस्थानों का पता लगाकर दस्तावेजीकरण करना है। किसका? बॉटेनिकल सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में है। 1890 में बना था ये। जूलॉजिकल सर्वेक्षण संस्थान भी कोलकाता में है और ये 1916 में बना था। जूलॉजिकल सर्वेक्षण संस्थान, यह संस्थान जंतु वर्ग संबंधी प्राणियों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। वहीं नीरी की बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीरी की बात करें तो नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। क्या है? तो नीरी का फुल फॉर्म, नीरी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1958 में बना। कब बना है? 58 में। और इसका मुख्यालय जो है वो नागपुर में है। इस संस्थान का उद्देश्य पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है। टेरी की बात करें तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसे कहते हैं, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसे कहते हैं। टेरी का जो मुख्यालय है दिल्ली में है और 1974 में इसकी स्थापना हुई। ऊर्जा और संसाधन संस्थान को पहले टाटा ऊर्जा और संस्थान के नाम से जाना जाता है। WII की बात करें, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें हम तो इसका जो मुख्यालय है आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। और यह संस्थान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अकादमिक कार्यक्रमों के अलावा वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में सलाह प्रदान करता है। NGT बहुत ही महत्वपूर्ण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई। दिल्ली में इसका मुख्यालय है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक वैधानिक संस्था है। इसके दायरे में देश में लागू पर्यावरण, जंगल, वायु और जैव विविधता के सभी नियम कानून आते हैं। अगला जो संस्थान है IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका एक तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। साथ ही IUCN की जो स्थापना है 1948 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ये कार्य क्या करता है? तो IUCN द्वारा जारी लाल सूची रिपोर्ट के आधार पर कई देशों की सरकारें विभिन्न जीव जंतुओं जैव विविधता संरक्षण के उपाय करती हैं। ये रेड सूची जारी करता है। FAO की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1995 को हुई। किसकी? FAO की। ये रोम इटली में है। कहाँ पर है? रोम के इटली में इसका मुख्यालय है FAO का। और एक खाद्य एवं कृषि संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। WMO की बात करें तो द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिक ऑर्गेनाइजेशन है। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन मौसम से संबंधित जानकारी एकत्रित करता है। और WMO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो स्थापना है 1950 में हुई थी। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई। WWF की बात करें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय भी ग्लैंड में है और 1961 में इसकी स्थापना हुई। ये IUCN का सहायक संगठन है। UNEP की बात करें, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो 5 जून 1972 को बना। नैरोबी केन्या में UNEP का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रह, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित जानकारी का संग्रहण और मूल्यांकन करना UNEP का उद्देश्य है। IPCC का जो फुल फॉर्म है वो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और यह संस्थान जलवायु परिवर्तन से संबंधित तकनीकी, वैज्ञानिक और सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट तैयार करता है। इसकी स्थापना जो है वो 1928 में की गई है। ISA की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका फुल फॉर्म में क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये 2015 में बना है और गुरुग्राम भारत में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को खत्म कर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन और प्रोटोकॉल को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन में जो पहला है वो है जेनेवा प्रोटोकॉल। जेनेवा प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ? 1925 में स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। तो 1925 में आयोजित हुआ स्विट्जरलैंड में। जेनेवा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यह प्रोटोकॉल जो है रासायनिक और जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है। जेनेवा प्रोटोकॉल रासायनिक और जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। रामसर कन्वेंशन जो कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आयोजित किया गया। रामसर ईरान देश में स्थित एक शहर है जहाँ आर्द्रभूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या है उसका उद्देश्य? आर्द्रभूमियों का संरक्षण। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो 5 जून 1972 को स्वीडन में
5 जून 1972 को स्वीडन में आयोजित हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को। क्या है? विश्व का प्रथम पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन है ये, 5 जून 1972 को आयोजित हुआ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फलस्वरूप हुई थी। साइट्स की बात करें हम तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ये 1973 में यूएसए में स्थापित हुई। और साइट्स वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है। क्या? साइट्स कब स्थापित हुआ? 1973 में यूएसए में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि पर प्रतिबंध लगाता है। क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब आयोजित हुआ? 16 सितंबर 1987 को कनाडा में आयोजित हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 1992 में रियो डी जेनेरो में ब्राजील में आयोजित हुआ। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता व सतत विकास की चर्चा की गई है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जापान 1997 में जापान में आयोजित हुआ। और क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना। इस संधि इसमें शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। आर्द्रभूमि और रामसर क्षेत्र की बात करें तो ऐसी दलदली या जल वाले क्षेत्र जहां वर्ष भर बहता हुआ या शांत जल, समुद्री या गैर समुद्री जल का जमाव होता है और जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो, आर्द्रभूमि कहलाता है। 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में आयोजित आर्द्रभूमि संरक्षण एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और भारत इस सम्मेलन में 1981-82 में शामिल हुआ। इस संधि का सदस्य बना। वर्तमान में 171 देश इसके सदस्य हैं। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 2021 तक भारत में आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 47 हो गई है। करंट अफेयर्स में इसके आर्द्रभूमि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलू हमने देखे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा करंट अफेयर्स का मेगा मैराथन वीडियो नहीं देखा है तो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर है। या फिर अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। भारत में सबसे पहले आर्द्रभूमि स्थल जो था वो केवलादेव एवं चिल्का झील को शामिल किया गया था। भारत के सबसे पहले आर्द्रभूमि स्थलों में केवलादेव और चिल्का शामिल है। वहीं ये नवीनतम आपको करंट अफेयर से अपडेट करना है प्लेलिस्ट में जाके, या फिर उसका जो कंटेंट है आपको मिल गया होगा। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? सुंदरबन है। और सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका झील हिमाचल प्रदेश है। कहाँ पर? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश है। हाल ही में शामिल हुई आर्द्रभूमियाँ ये दी हुई हैं, जबकि 2022 और 23 में जो शामिल हुई हैं वो करंट अफेयर्स में हमने देख ली थी, इसलिए इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें तो उन आर्द्रभूमि स्थलों का एक रिकॉर्ड जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, जहाँ परिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हुए हैं, पर्यावरण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है, यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। मतलब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उनको शामिल किया जाता है जो गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान में भारत के 2 आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे अब हम तो पहला जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बना, यह उत्तराखंड में स्थित है, 1936 में स्थापित हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा नदी प्रभावित होती है, इस कारण से रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। बाघ परियोजना की शुरुआत यहीं से हुई थी। कहाँ से हुई थी बाघ परियोजना की शुरुआत? यहीं से हुई थी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। अगस्त 2019 को रामगंगा नदी पर मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। अब जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हम देख रहे हैं वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में हुई और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख के लेह में स्थित है। यह विशेष रूप से हिम तेंदुआ का निवास स्थान है। किसका निवास स्थान है? तो यह विशेष रूप से हिम तेंदुआ का निवास स्थान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1955 में स्थापित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। सर्वाधिक बारहसिंगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक बारहसिंगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है उसी को आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे बम्बू IAS एंड PSC, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। मैस्कॉट की बात करें तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो शुभंकर है वो देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसने अपना शुभंकर जारी किया है। और क्या है इसका शुभंकर? भूरसेंदा बारहसिंगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह गुजरात के जामनगर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात के जामनगर में है। कब स्थापना हुई? 1965 में। यह राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है।
तो यह एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। हाल ही में यहाँ केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण कुछ शेरों की मृत्यु हुई है। शांत घाटी ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और यहाँ भारत में सर्वाधिक जैव विविधता इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। किसमें? शांत घाटी में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और बांदीपुर में क्यासुनूर वन क्षेत्र पाया जाता है। मंकी फीवर की शुरुआत बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से ही हुई थी। एक प्रकार का वायरस से प्रभावित होती है, वायरस के द्वारा फैलता है ये रोग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये जो तमिलनाडु में है। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान व टॉप स्लिप राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और ये बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये असम में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है। इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यहाँ पर संगाई हिरण या थामिन हिरण के लिए प्रसिद्ध है ये। अन्य राष्ट्रीय उद्यानों को देखें तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कहाँ पर है अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और टंडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में देखने को मिलेगा। वहीं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। अगर आप सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान घूमना चाहते हो तो आपको जम्मू कश्मीर जाना आवश्यक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्यों की। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? झारखंड और बिहार में फैला हुआ है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। वहीं भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये गोवा में है। सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। कहाँ पर है सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य? गोवा में। वहीं पक्षी अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। इंडियन वाइल्ड एम्स सेंचुरी कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये गुजरात में है। इंडियन वाइल्ड एम्स सेंचुरी गुजरात में है। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है और गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और अबोर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पंजाब में है। करंट अफेयर्स सिनेरियो इन्वायरमेंट है ना, करंट अफेयर सिनेरियो वाला जो वीडियो है, पर्यावरण से संबंधित जो करंट अफेयर्स का वीडियो है, आपको वो देखना है। अगर तो अभी तक नहीं देखा है तो देखना तो अनिवार्य है ही, देखना ही है आपको, है ना। और अगर आप देखना चाहे तो उसको आपको क्या करना है, चैनल पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट में जाओ और उसको सर्च करो। प्लेलिस्ट में जाके देखो कि कौन से क्रम पे है ना। उसको देखो वीडियो को। पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। स्पोर्ट और पर्यावरण का करंट अफेयर्स तो पढ़ के ही जाना। और अगर आपके पास अभी समय है तो आप एक बार मेगा मैराथन वीडियो का रिवीजन करके भी जाना। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान के मध्य प्रदेश में है। वहीं भीमराव अंबेडकर जी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। गुमटी या तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है। तो ये तो हुई बात पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण से संबंधित। अब हम बात करेंगे जैव विविधता से संबंधित। तो जैव विविधता में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक बार उसको देखते हैं। जैव विविधता का मापन कैसे होता है? प्रकार, संरक्षण मंडल, जैव आरक्षित मंडल, हॉटस्पॉट और होप स्पॉट, जैव विविधता ह्रास के कारण और जैव विविधता से संबंधित संगठन और रेड डाटा बुक व सूची को भी देखेंगे। तो जैव विविधता क्या होती है? पृथ्वी के किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जीव और पौधे वहाँ के पर्यावरण व परितंत्र में आपसी संबंध बनाकर रहते हैं, जैसे जैव विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। जैव विविधता संबंध का प्रयोग जो है सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसो ने किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो वाल्टर जी रोसन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर न्यूनतम जैव विविधता पाई जाती है। अब जब आप भूमध्य रेखा के पास जाएंगे ना तो आपको सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे जैव विविधता घटती जाएगी। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो देश है वो ब्राजील है। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी केरल में मिलती है। जैव विविधता अधिनियम 2000 का है और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 1 अक्टूबर 2003 को बनाया गया राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। भारत की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त संस्था है। विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता का मापन कैसे होता है तो उसको समझें। तो
अल्फा विविधता किसे जैव विविधता का मापन 3 विधियों से होता है। पहली विधि है जो अल्फा विविधता, किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता में मापा जाता है, अल्फा विविधता के द्वारा मापा जाता है। वहीं बीटा विविधता में क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। कुल संख्या को अल्फा और संरचनात्मक विविधता को बीटा। वहीं गामा में उपस्थित विविध विविध प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध का मापन जो है वो गामा विविधता के अंतर्गत आता है। जैव विविधता के जो प्रकार हैं, आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। आपको लग रहा होगा कि सर इनको विस्तार से क्यों नहीं समझा रहे हो, तो ये प्रीलिम्स के लिए कंटेंट है, मेंस परीक्षा के लिए नहीं है। जितना कंटेंट पूछा जा सकता है, जहाँ से प्रश्न बन सकता है, वह सारी चीज़ें हम समझते जा रहे हैं। एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता को आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं, जिसमें एक ही प्रजाति के होते हैं जीव। वहीं विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता को प्रजातीय विविधता कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता में किसी एक क्षेत्र में उसके पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता पारिस्थितिकी तंत्र विविधता कहलाती है। जैव विविधता का संरक्षण क्या है, तो दो प्रकार से जैव विविधता का संरक्षण होता है। एक तो होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। आपने पहले भी इनको पढ़ा होगा, स्थानीय और परिस्थानीय, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होता है, इस प्रकार के संरक्षण में जीव एवं जंतुओं उनके प्राकृतिक स्थान प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव आरक्षित मंडल। वहीं परिस्थानीय यानी कि एक्स सीटू में क्या होता है, जब जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में खतरा होने पर उन्हें कृत्रिम आवास में संरक्षण दिया जाता है, जैसे जूलॉजिकल पार्क, सफारी, बॉटनिकल गार्डन और सीड बैंक और टिश्यू कल्चर और नर्सरी इसके शामिल होते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में थोड़ा सा देखें तो ये मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं, तो सही होगा। सामान्यतः आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। कैसे वनों में बनते हैं, आरक्षित वनों में। यहाँ पशु चराई पूर्णतः प्रतिबंधित होती है और वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्क जो है वो 105 के आसपास है 2020 के अनुसार। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेमिस है, कहाँ पर है, लद्दाख में। और पहला जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, यहाँ मानवीय क्रियाकलाप सीमित होते हैं थोड़ा सा, और इस संरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। पशु चराई पर प्रतिबंध नहीं होता है यहाँ पर। वर्तमान में कुल कितने हैं, 514 हैं। ईपीएल की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जू अलीपुर कोलकाता में है, और भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटानिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सीड बैंक कहाँ पर है, लद्दाख में है भारत का सबसे बड़ा सीड बैंक। जैव आरक्षित मंडल की बात करें, जैव विविधता के संरक्षण हेतु बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। जैव मंडल के संरक्षण हेतु बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। भारत में इनकी संख्या 18 है, जिनमें से कुल 12 यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। देखो जैव आरक्षित मंडल में क्या होता है, जैव आरक्षित मंडल में 3 कोर होती हैं। जो सबसे अंदर होती है ना, उसे कोर जोन बोलते हैं। उसके बाहर आता है तो बफर जोन होता है, और उसके सबसे बाहर आता है तो ट्रांजिशन जोन होता है। हाल ही में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित है। कैन नदी इस बायोस्फीयर रिजर्व से होकर बहती है। हाल ही में चर्चित में रहा बक्सवा के जंगल इसी राष्ट्रीय उद्यान में ये भाग है। कोर क्षेत्र क्या होता है इस मंडल में, तो यहाँ जहाँ वन्य प्राणियों के रहने और जीवन शैली के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी व भोजन उपलब्ध होता है, वह वन्य प्राणियों व वन क्षेत्र का सर्वाधिक घनत्व भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ ऐसे मॉनिटरिंग या शोध कार्य की अनुमति होती है जो कि प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। मानव क्रियाकलाप प्रतिबंध होते हैं यहाँ पर। बफर जोन में क्या होता है, यहाँ मानव क्रियाकलाप सीमित होते हैं और पर्यटन, शोध कार्य व पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण आदि की अनुमति होती है। संक्रमण जोन की बात करें तो ये सबसे बाहरी क्षेत्र है जहाँ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। इस क्षेत्र में होटल, मनोरंजन के साधन व टिकट हाउस भी स्थापित होते हैं। भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, यूनेस्को में शामिल होने वाला सन 2000 में पहला ये रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से राज्य में फैला है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है। 1986 में इसकी स्थापना हुई और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। साथ ही सन 2000 में यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी की बात करें तो ये नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है और 1988 में स्थापित हुआ। 2004 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ है। नौकरिया की बात करें तो ये मेघालय में है और 1988 में इसकी भी स्थापना हुई और 2009 में ये यूनेस्को में शामिल हो गया। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप पर है और ये 1989 में स्थापित हुआ और 2013 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, 1989 में स्थापना हुई। साथ ही 1989 में 3
बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी और मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जिनमें से मानस बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल नहीं है। और मन्नार की खाड़ी और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1989 में स्थापित हुए और 2001 में दोनों ही यूनेस्को की सूची में शामिल हो गए। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में है। 1994 में इसकी स्थापना हुई और 2009 में यूनेस्को में शामिल हुआ। डिब्रू सैखोवा कहाँ पर है? तो ये असम में है। कहाँ पर है? असम में। और 1997 में इसकी स्थापना हुई। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है और 1998 में इसकी स्थापना हुई। और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। 1999 में स्थापना हुई और 2009 में ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? सिक्किम में है। 2000 में इसकी स्थापना हुई और 2018 में ये किस में शामिल हो गया? यूनेस्को में शामिल हो गया। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में बना, केरल और तमिलनाडु में है और ये 2016 में यूनेस्को में शामिल हो गया था। साथ ही अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और 2012 में ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया था। ये फैक्ट ही फैक्ट है, तो आपको क्या करना होगा, 102 बार इस वीडियो को देख लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो गुजरात में स्थित है। 2008 में भारत का सबसे बड़ा है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में 2011 में इसकी स्थापना हुई और 2020 में यूनेस्को में शामिल होने वाला 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इस मैप में भी आप देख सकते हैं, मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होते हैं, अब हम उनको देखने जा रहे हैं। तो जैव विविधता जो हॉटस्पॉट होते हैं, जैव विविधता के ऐसे क्षेत्र जहां जीवों व पौधों की स्थानिक प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक हो, जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहलाते हैं। हॉटस्पॉट के निर्धारण का आधार जो है जीवों की कुल संख्या पर, प्रजातियों की संख्या पर, खतरे हैं वो। देखो हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, जहाँ पर पौधों की स्थानिक प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक हो। हॉटस्पॉट का निर्धारण कैसे होता है? एक तो जीवों की कुल संख्या के आधार पर और दूसरा प्रजातियों की संख्या पर, जो किस प्रकार का खतरा है, कितना खतरा है, उसके आधार पर। भारत में स्थित हॉटस्पॉट को देखें तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, ये 4 हॉटस्पॉट हैं। नोट में देखें तो इंडो बर्मा व सुंडालैंड अपवादिक, 1 मिनट रुकेंगे। इंडो बर्मा एवं सुंडालैंड अपवादिक स्थिति में भारत में शामिल किया गया है। हॉटस्पॉट की बात करें, हॉट स्पॉट तो हमने देख लिया। अब हॉट स्पॉट देखें, ये अधिक सागरीय जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं हॉट स्पॉट, जैसे अंडमान, लक्षद्वीप व अंडमान द्वीप। जैव विविधता से संबंधित संगठन देखें तो IUCN है, जो ये 1948 में इसकी स्थापना हुई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, इसको हम पहले भी अभी देख चुके हैं ऊपर। और रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है और ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट भी जारी करता है IUCN। वहीं वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर की बात करें WWF की, तो इसकी जो स्थापना है 1961 में हुई। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है इसका। जो शुभंकर है, रेड पांडा है, IUCN का सहायक संगठन है ये। रेड डाटा बुक को देखें तो IUCN के द्वारा 1963 से इस बुक का प्रकाशन हो रहा है। ये 9 प्रकार की सूची जारी करती है। रेड डाटा बुक में ऐसी प्रजातियों का जो खतरे में है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। मुख्यतः 2 प्रकार के पेज होते हैं, हरा पेज और लाल या गुलाबी पेज होता है। हरा पेज, इन पेज में खतरे से बाहर प्रजातियों को रखा जाता है, वहीं लाल पेज में संकटग्रस्त या खतरों वाली प्रजातियों को रखा जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां IUCN ने वनस्पतियों एवं जंतुओं की कम होती प्रजातियों को संरक्षण हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा है। तो कौन कौन सी वो 9 प्रजातियां हैं, आप उन्हें एक बार देख सकते हो। विलुप्त प्राय, वन से विलुप्त, अति संकटग्रस्त, संकटापन्न, संकट के निकट, नियर थ्रेटेंड, आंकड़े पर्याप्त नहीं, डाटा डेफिशिएंट, अनाकलित और संवेदनशील। विलुप्त प्राय में क्या होता है? वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो चुका है, जैसे मैमथ, डोडो और डायनासोर, विलुप्त प्राय में शामिल हैं। वहीं वन से विलुप्त में वे प्रजातियां जो वर्तमान में खेती अथवा कैद में होने के कारण जीवित हैं, ये प्रजातियां अपने पूर्व में प्राकृतिक आवास में विलुप्त हो चुकी हैं। अति संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड को देखें तो वे प्रजातियां जो निकट भविष्य में विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोनचिड़िया ऐसी है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वहीं गिद्ध, हिमालय बटेर, भारतीय चीता इसका उदाहरण है, किसका? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। संकटग्रस्त की बात करें तो वे प्रजातियां जिनके विलुप्त
विलुप्ति का निकट भविष्य में खतरा है। इन प्रजातियों की जनसंख्या गंभीर स्तर तक घट चुकी है तथा इनके प्राकृतिक आवास भी बुरी तरह घट चुके हैं, जैसे गंगा डॉल्फिन, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, लाल पांडा, हिम तेंदुआ और थामन डियर जो है वो क्या है, संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त है गंगा डॉल्फिन, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, लाल पांडा, हिम तेंदुआ और थामन डियर संकटग्रस्त है। संकटापन्न की बात करें तो यह भी प्रजातियां हैं होती हैं जिनकी संख्या कम होती जा रही है। कम होने के कारण उनकी विलुप्ति का खतरा बना रहता है। भारत में एशियाई शेर संकटापन्न है, यानी कि वल्नरेबल है। के निकट देखें तो वे प्रजातियां जो संकटग्रस्त प्रजातियां बन सकती हैं अगर वर्तमान कारक का प्रकोप जारी रहा तो। इनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आ जाएगी और भारत में भालू इसका उदाहरण है, किसका, नियर थ्रेटेंड का। आंकड़ा पर्याप्त नहीं है देखें तो वे प्रजातियां जिनके विषय में पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के कारण इनको किसी श्रेणी में नहीं रखा गया है। अनाकलित, वे प्रजातियां जिनका आकलन किसी भी मापदंड के अनुसार नहीं किया गया है। संवेदनशील, वे प्रजातियां जो दुर्लभ श्रेणी में के करीब पहुंच गई हैं। तो इसी के साथ ये पर्यावरण और जैव विविधता वाला चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको बहुत सारी बधाइयाँ इस बात के लिए कि आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बिना इस चैप्टर के बैठेंगे ना परीक्षा में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 1 से 2 प्रश्न गलत करके आएंगे, क्योंकि इनसे प्रश्न आने ही आने होते हैं। अब जो अगला चैप्टर है